हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कॉमर्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, दर्शाना होता है, लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बनाते हैं, उस डेट को आपको दिनांक पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना लेसन प्लान को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। टीचिंग करने के दौरान उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षे के लिए, जिस भी क्लास के लिए अपना लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 11th। इसका मतलब है कि हम 11th क्लास के लिए अपने लेसन प्लान पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो उपविषय। अगर आपका उपविषय है तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है या बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है स्मरण बही, इसलिए हमने प्रकरण में स्मरण बही लिखा है। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। यह जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, दर्शाना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं दे दूँ, जैसे कि आप कॉमर्स की 1 से 35 पाठ्य योजना लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप अपने कॉमर्स की 1 से 35 पाठ्य योजना लेसन प्लान में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, छात्रों को कॉमर्स विषय के प्रति रुचि जागृत करके स्मरण बही के विषय में विस्तृत जानकारी देना है। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को स्मरण बही से होने वाले लाभों से परिचय कराना है। तीसरा पॉइंट है, छात्रों को स्मरण बही का जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग करने योग्य बनाना है। चौथा पॉइंट है, छात्रों को व्यापार में समय की बचत हेतु स्मरण बही के महत्व को स्मरण समझने योग्य बनाना। पांचवा पॉइंट है, छात्रों को स्मरण बही के नमूने का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है, छात्रों को स्मरण बही का प्रत्याश्रमण कराना। दूसरा पॉइंट है, छात्रों को स्मरण बही को स्मरण करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में आप लिख सकते हो, छात्रों को स्मरण बही की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, छात्रों को स्मरण बही को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में आप पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, छात्रों को स्मरण बही के विषय में तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, छात्रों को स्मरण बही से होने वाले लाभ व हानि को समझने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो
पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का उपयोग करके आप बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप लिख सकते हो, छात्र स्मरण बही के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम बनाने होते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, व्यापारी अपने लेन देन का लेखा किस पुस्तक में रखता है। तो छात्र आंसर देते हैं साधारण पुस्तक में रखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, व्यापारी साधारण पुस्तक क्यों बनाता है। तो छात्र आंसर देते हैं दैनिक लेन देन लिखने के लिए बनाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, लेन देन की क्रिया किस में की जाती है। तो छात्र आंसर देते हैं व्यापार में की जाती है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, साधारण पुस्तक को व्यापारी किस नाम से जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं पता है। चौथे क्वेश्चन के आंसर के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, आज हम स्मरण बही के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हो, अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे आप। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। व्यापारी अपने दैनिक व्यवहारों को जर्नल में लिखने के पूर्व एक साधारण पुस्तक में लिखता है, जिसे स्मरण बही कहते हैं। इस बही को कच्ची नकल बही, कच्चा रोजनामचा, बेस्ट बुक, मेमोरेंडम बुक आदि नामों से पुकारा जाता है। जैसे कोई लेन देन होता है तो उसे उसी समय पेंसिल अथवा कलम से लिख लिया जाता है, ताकि व्यापारी उसे याद रख सके। साधारण रूप से इस बही का प्रयोग वही में किया जाता है जहाँ लेन देन बही संख्या में होता है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे, स्मरण बही लेन देन याद रखने के लिए स्मरण बही बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे, स्मरण बही के अन्य नाम कच्ची नकल बही, कच्ची रोजनामचा, बेस्ट बुक। स्मरण बही को इंग्लिश में मेमोरेंडम बुक कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के लिए 3 कॉलम आप बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, कच्ची नकल बही को किस नाम से जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं स्मरण बही के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, स्मरण बही को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं स्मरण बही को अंग्रेजी में मेमोरेंडम बुक के नाम से जानते हैं।
उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम, इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य कॉलम, इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य तथ्यों को पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक है कि स्मरण बही का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से इसका रखना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यापार में प्रतिदिन बड़ी संख्या में सौदे होते हैं। इसलिए व्यापारी प्रत्येक लेन देन को सर्वप्रथम स्मरण बही अथवा कच्ची नकद बही में लिख लेता है, ताकि बाद में वह इसकी सहायता से पक्की नकल अथवा जर्नल तैयार किया जा सके। इसमें वैसे तो लेखा करने के कोई नियम नहीं है, यह तो एक काम चलाऊ अस्थायी पुस्तक है। फिर भी एक नियम का पालन किया जाता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि कौन सा सौदा पहले का है और कौन सा बाद का, तथा प्रत्येक दिन के सभी सौदे लिखे गए हैं। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे स्मरण बही से पक्की नगद तैयार की जाती है, जिसे जर्नल भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे नियम किसी भी सौदे को तुरंत लिखना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें लेखा करने के कोई नियम नहीं है। चौथा पॉइंट लिखेंगे यह तो काम चलाऊ अस्थायी पुस्तक है। व्याख्या करने के बाद छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, इस कॉलम में छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम, इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है स्मरण बही कैसी पुस्तक है, तो छात्र आंसर देते हैं एक अस्थायी या काम चलाऊ पुस्तक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है व्यापारिक दृष्टि से स्मरण बही का रखना क्या होता है, तो छात्र आंसर देते हैं व्यापारिक दृष्टि से स्मरण बही का रखना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप छात्रों को गृहकार्य देते हैं, गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो बच्चों आप सब स्मरण बही के बारे में याद करके आएंगे। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से कॉमर्स में वाणिज्य में लेसन प्लान पाठ्य योजना बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो में आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उसी तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।